पधारो हमारे देश। मरुभूमि राजस्थान नाम जहन में आते ही आपके मन में मरुस्थल की तपती धूप में फाग झाड़ी के वृक्ष मानो अपनी सांसों के लिए काल से संघर्ष करते दिखेंगे और यहां की चलती चिलचिलाती लू आपके दिमाग में सिरहन सी पैदा कर देगी। लेकिन इस मरुभूमि में अनेकों अनेक प्रेम गाथाओं का वर्णन मिलता है और इन्हीं प्रेम गाथाओं में से एक है ढोला मारूरी प्रेम गाथा। इस प्रेम गाथा की शुरुआत बीकानेर के पुंगलगढ़ ठिकाने से होती है। बात उन दिनों की है जब पुंगलगढ़ पर राजा पिंगल का राज हुआ करता था और एक साल घोर अकाल पड़ा जिसने पूरे नगर में भुखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न कर दी। अकाल इतना कुख्यात कि आमजन की 2 वक्त की रोटी और पशुओं को 2 वक्त का चारा तक नसीब नहीं हो रहा था। तभी राजा ने नरवर मध्य प्रदेश जाने का निर्णय लिया, क्योंकि नरवर मध्य प्रदेश में चंबल व उसकी सहायक नदियों के कारण पूरा क्षेत्र वर्ष भर हरा भरा रहता था और इसी नरवर पर सोड़ा सिंह का राज हुआ करता था। कुछ ही दिनों के बाद पुंगल के राजा की भेंट यहाँ के राजा सोढ़ा सिंह से होती है। लेकिन समय बीतता गया और इस भेंट को रिश्ते में बदलने का निर्णय लिया गया, यानी कि नरवर नरेश सोढ़ा के पुत्र ढोला और पुंगल नरेश पिंगल की पुत्री मारू की बालपने में ही शादी तय कर दी जाती है। उस समय ढोला की आयु 3 वर्ष और मारू की आयु मात्र 1.5 वर्ष थी। जैसे ही राजस्थान में अकाल की समस्या दूर होती है तो राजा अपनी प्रजा व पुत्री मारू के साथ पुंगलगढ़ की ओर रवाना हो जाते हैं। समय के साथ साथ ढोला और मारू दोनों बड़े होने लगते हैं। इधर ढोला का विवाह मालवा की राजकुमारी मालवण के साथ कर दिया जाता है और ढोला भी बालपने में मारू से हुए विवाह के बारे में लगभग भूल चुका था। लेकिन इधर पुंगलगढ़ में मारू ढोला की प्रतीक्षा में दिन रात काट रही थी कि न जाने कब ढोला मुझे लेने आएगा और कब पूर्णमासी की रात को चांद की चमकती रोशनी से मिलन होगा। मारू ढोला की यादों में दिन रात विरह के गीतों में खोई रहती। जब मारू प्रौढ़ हुई तब माँ बाप ने भी मारू को ले जाने के लिए ढोला को कई संदेश भेजे। लेकिन इधर ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहले विवाह का पता चल गया। उसे ये भी पता चल जाता है कि मारू जैसी बेहद सुंदर राजकुमारी कोई और नहीं है। मालवणी के मन में विचार उठने लगते हैं, यदि ढोला को अपनी पहले विवाह के बारे में पता चल गया तो मारू को लेने पुंगल चले जाएंगे और उन्हें छोड़ देंगे। इसी ईर्ष्या के चलते ढोला की दूसरी रानी मालवणी राजा पिंगल द्वारा भेजे गए कोई भी संदेश को ढोला तक पहुंचने ही नहीं देती। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही या तो मरवा डालती या उन्हें कोई लालच देकर अपनी ओर मिला लेती। लेकिन इधर एक रात मारू के स्वप्न में मारू को अपने प्रियतम ढोला के दर्शन होते हैं और उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलने लगती है। पुंगलगढ़ के राजा पिंगल भी काफी चिंतित हो गए कि आखिर बात क्या है। न तो नरवर से संदेश का जवाब आता है और न ही संदेश वाहक वापस आता है। लेकिन राजा ने इस बात को अनदेखा कर दिया और अन्य संदेश वाहकों की भांति अब की बार राजा ने झाबर सिंह बणजारे को संदेश वाहक के रूप में नरवर भेजा। जैसे ही बणजारा नरवर में ढोला के महल में प्रवेश करता है तो महल के द्वार पर खड़े चौकीदारों ने झाबर सिंह बणजारे को नाम और पता पूछा तो बणजारे ने बताया कि मैं पुंगलगढ़ राजा पिंगल द्वारा भेजा गया संदेश वाहक हूँ। इतना बताते ही चौकीदार वहीं समझ गए थे कि करना क्या है, क्योंकि रानी मालवणी ने पहले ही चौकीदार के कान भर रखे थे कि बीकानेर के पुंगलगढ़ ठिकाने से कोई भी आदमी ढोला के लिए संदेश लेकर आता है तो उसे महल के अंदर काल कोठड़ी में बने कुएं में गिराने का आदेश था। लेकिन चौकीदारों ने मायूस चेहरे वाले बणजारे को देख रानी मालवणी को बताना उचित समझा। चौकीदारों ने रानी के पास जाकर सारी बात बताई तो रानी ने अन्य संदेश वाहकों की भांति इसे भी मरवाने का आदेश दे दिया। लेकिन बंजारे ने रानी और चौकीदार के बीच हो रही सारी बातें सुन ली। संदेश पत्र को महल में फेंक कर तुरंत पुंगलगढ़ की ओर रवाना हो जाता है। पुंगलगढ़ पहुंचते ही झाबर सिंह बणजारे ने राजा पिंगल को सारा वृतांत कह सुनाया और कहा कि हुक्म संदेश वाहक वापस कैसे लौटते। वहां तो संदेश वाहकों की
बलि चढ़ाई जा रही है, यानी कि मालवणी हर संदेश वाहक को ढोला तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर डालती है। लेकिन प्रेम वियोग में उदास मारू की हालत देख मारू की मां भी चिंतित हो गई और राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा संदेश वाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, अब की बार कुछ शातिर संदेश वाहक को ही भेजना होगा जो ढोला तक सारी बात पहुंचा दे और मालवणी को कानों कान खबर न होने दे। सभी सलाहकार मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए जो गाने के बहाने ढोला तक पहुंच जाए और गीत के माध्यम से ढोला को उसकी मारू के साथ हुई विवाह की याद भी दिला दे। मंत्रियों की सलाह से राजा भी मान जाते हैं और चतुर दाढ़ी जाति के ढोली को नरवर जाने को तैयार करते हैं। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब मारू ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे लिख कर दिए, यानी कि दोहे ऐसे थे कि बोलने वाले के सिर्फ स्वर हों और शब्दों की आत्मा मारू की। मारू ने ढोली को अंतिम संदेश देते हुए समझाया कि ढोला के सम्मुख जाकर अपनी सुरीली राग में इस भाव से गाना गाना कि ढोला को बालपन में हुए विवाह के बारे में पता चल जाए। ढोली ने मारू को वचन दिया कि वह जीवित रहा तो ढोला को अवश्य लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। इतना कहते ही ढोली नरवर की ओर निकल जाता है और ढोला के महल के द्वार पर पहुंचते ही ढोली ने ढोला से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन ढोली को चौकीदारों ने रोक लिया और पूछा कि अरे महानुभाव, आप कौन हो, किस नगरी से आए हो और राजकुमार ढोला से क्या काम है। तभी ढोली ने चौकीदार के एक सवालों का जवाब देते हुए कहा, जन्म से फकीर हूँ, उत्तर दिशा से आया हूँ, और कहा कि मैं जिस नगरी में रहता था उस नगरी में अकाल पड़ गया, लेकिन राजकुमार ढोला की दानवीरता को सुन के यहाँ आया हूँ, क्योंकि चतुर ढोली पहले सहम गया था कि अगर सच बता दूंगा तो रानी मालवणी की बलि का बकरा बन जाऊंगा। और चौकीदारों से इजाजत मिलते ही चतुर ढोली याचक बनकर नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। महल में प्रवेश मिलते ही ढोली ने राहत की सांस ली और अब ढोला तक मारू का संदेश सुनाना बस बाकी भर था। जैसे ही रात होती है ढोली मारू को दिया संदेश को गीत में गाने के लिए तैयार हो जाता है और ऊंची आवाज में गाना शुरू कर देता है। उस रात मौसम भी इतना सुहावना था कि आसमान में बादल छाए हुए थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी और मंद मंद पड़ती वर्षा की फुहारों से शांत वातावरण था। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाग की भांति मल्हार राग पर झूमने लगा। गीत में पुंगल व मारू का नाम सुनते ही ढोला चौंक जाता है और उसे बालपन में हुई विवाह की यादें ताजा हो जाती हैं। ढोली भी अपने मल्हार राग से मारू के रूप का वर्णन ऐसे करता है जिसे मानो मारू के जीवन की पुस्तक खोलकर सामने रखती हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा, लेकिन सुबह होते ही ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारू का पूरा संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे मारू उसके वियोग में जल रही है, उसकी प्रतीक्षा कर रही है। उसने बताया कि मारू की आंखें लाल हो गई हैं और रो रो कर नयन गंवा दिए हैं कि साजन परदेश में क्या पराया हो गया। ढोली ने अंतिम बार कहा कि नरवर राजकुमार, आप पुंगल जाकर मारू को ले आइए, नहीं तो मारू आपके वियोग में सूख सूख कर मर जाएगी। ये बात सुनते ही ढोला ने मारू को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय कर लिया, लेकिन ढोला की दूसरी रानी मालवणी ने उसे रोकने के लिए खूब प्रयत्न किए और कहा कि ढोला, पुंगल जाके क्या करोगे, वो तो नीरस प्रदेश है जहां न कोई हरा भरा वृक्ष, सिर्फ सूखे हुए फोग झाड़ी हैं। आप मत जाइए, वहां आपकी दुर्दशा हो जाएगी। लेकिन अपने प्रिय मारू को लेने के लिए ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर पुंगल की ओर चल देता है। राजमहल में पहुंचते ही मारू अपने प्रियतम ढोला को देखती है तो आंखों में आंसू निकलने लगते हैं और सीधा ढोला के गले लग जाती है। कई दिनों तक ढोला और मारू ने पुंगल में ही दिन बताए और एक दिन ढोला ने मारू को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। आज भी राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां विभिन्न मौकों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती हैं। तो दोस्तों, ये थी ढोला और मारू की प्रेम कहानी। मिलते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।